नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप सी बी की तुलना में 1/2 गुना तेज है और पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि पाइप सी बी की तुलना में 1/2 गुना तेज है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो हम यहाँ से तीनों पाइप की इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से तीनों पाइप के हम यहाँ से ए, बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि पाइप ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है। हमने मान लिया कि पाइप ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है, तो पाइप बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है, यानी पाइप बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, इसका 3 गुना। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाइप सी बी की तुलना में 1/1/2 गुना तेज है। तो 1/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी हम इसका अगर 3/2 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां से तीनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया। पाइप ए का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। पाइप बी का इफिशियंसी कितना है, 6 यूनिट। और पाइप सी का इफिशियंसी कितना है, 9 यूनिट। तो हम यहां से पाइप ए प्लस बी प्लस सी का हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पाइप ए जो है 1 घंटा में अगर 2 यूनिट पानी भर रहा है, तो पाइप बी 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 6 यूनिट। और पाइप सी 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 9 यूनिट। यानी तीनों पाइप मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, तीनों पाइप एक साथ मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 17 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए तीनों पाइप का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 17 यूनिट निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया कि तीनों पाइप एक साथ मिलके टंकी को 4 घंटा में भर रहे हैं। तो देखिए तीनों पाइप के इफिशियंसी में अगर हम इनके द्वारा लिए गए समय में गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टंकी की धारिता निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टंकी की धारिता क्या हो जाएगा, हम अगर इनके इफिशियंसी में इनके द्वारा लिए गए समय से गुणा करेंगे तो हमारा टंकी की धारिता निकल के आ जाएगा। टंकी की धारिता क्या निकल के आ गया, 17 गुने 4 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पाइप ए अगर अकेले इस टंकी को भरेगा तो कितना समय लगेगा। देखिए हमें पानी भरना कितना है, 17 गुने 4 यूनिट पानी भरना है। और पाइप ए का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। यानी अगर हम ए के इफिशियंसी से इसमें भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। हम इस 2 से अगर 4 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। हम 2 से 17 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 34 घंटा। यानी पाइप ए जो है टंकी को 34 घंटा में भर देगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 34 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 9 अंक वाली संख्या 7, 6, 9, 8, x, 1, 3, 8 y 72 से विभाज्य है तो रूट अंडर 4x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रूट अंडर 4x प्लस वाई का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 7, 6, 9, 8, x, 1, 3, 8 y। अब देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या 72 से विभाज्य है, ये संख्या 72 से विभाज्य है। अब देखिए कोई भी संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 और 9 से विभाज्य होगी, वह संख्या 8 और 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। यानी 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक। अब देखिए अंतिम 3 अंक क्या है, 3, 8 और y है। तो हम यहाँ y की जगह क्या रखें ताकि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम इस 38 को अगर 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, हाथ में क्या जाएगा 6। अब देखिए अगर हम इस y की जगह 4 रख लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 64। यानी 64 जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा। यानी हम यहाँ y इक्वल टू क्या रख सकते हैं, y इक्वल टू 4 रख सकते हैं। देखिए 4 रखेंगे तो अंतिम 3 अंक क्या बन जाएगा, 384। 384 जो है 8 से विभाज्य होगा। ये 8 से कितने बार में जाएगा, 8 चौक 32, हाथ में 6, 64, 64 8 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी 48 बार में कट जाएगा। यानी y का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 4 पता चल गया। अब देखिए यहां से संख्या क्या बन जाएगी, 7, 6, 9, 8, x, 1,
3, 8, 4। अब देखिए हम यहाँ x के जगह कुछ भी रखेंगे, हम यहाँ x के जगह कुछ भी रखेंगे तो ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी, लेकिन हमें यहाँ x के जगह कुछ ऐसा रखना है ताकि ये संख्या हमारी 9 से भी विभाज्य हो। तो देखिए हम यहाँ x के जगह क्या रखें, x के जगह क्या रखें ताकि ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो हमारी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अगर अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 6 13, 13 + 9 क्या हो जाएगा 22, 22 + 8 क्या हो जाएगा 22 + 8 हो जाएगा 30, 30 और 1 क्या हो जाएगा 31, 31 और 3 क्या हो जाएगा 34, 34 और 8 क्या हो जाएगा 34 और 8 क्या हो जाएगा 34 और 8 हो जाएगा 42, 42 और 4 क्या हो जाएगा 46, 42 और 4 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या रखें, 46 में हम क्या ऐड करें ताकि 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम 46 में हम x के जगह अगर 8 रख लें तो 46 और 8 क्या होगा 54 होगा, यानी 54 जो है 9 से विभाज्य होगा। यानी हम यहाँ से x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, x इक्वल टू 8 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ x इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए हमें x और y का वैल्यू पता चल गया, हमें y का वैल्यू पता चल गया और x का वैल्यू पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रूट अंडर 4x + y। तो देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4 गुने x का वैल्यू क्या है 8 है प्लस y का वैल्यू क्या है 4 है। देखिए हम यहाँ अगर 4 से 8 में गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 में 4 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो गया रूट अंडर 36। हम 36 को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने में एक आदमी 20% मुनाफा कमाता है, यदि वस्तु दुगुनी कीमत पर बेचने से मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, हमने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपया है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि वस्तु पर 20% मुनाफा कमा रहा है, यानी 20% मुनाफे पे बेच रहा है। तो देखिए इस 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा, वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया, एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि वस्तु दुगुनी कीमत पर बेचने से मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा, यानी पहले जो है अगर वस्तु अगर 120 रुपए में बेच रहा था तो अब वस्तु कितना में बेचेगा, अब वस्तु कितना में बेचेगा इसके दुगुने कीमत में, यानी हम इस 120 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 240 रुपया, यानी अब वस्तु को 240 रुपए में बेच रहा है। तो देखिए वस्तु की लागत कीमत क्या है 100 रुपया और वस्तु को बेचने पे प्राप्त कितना हो रहा है 240 रुपया, यानी यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है 140 का, कितने पे 100 रुपया पे, गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 140%, यानी अब मुनाफे का प्रतिशत कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 140% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक काम 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही काम 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 8 दिन, दूसरा समय क्या दिया हुआ है 12 दिन और तीसरा समय क्या दिया हुआ है 6 दिन। तो हम सबसे पहले 8 12 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए इस 24 यूनिट काम को जब ए और बी मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 8 दिन का समय लग रहा है। और इस 24 यूनिट काम को जब बी और सी, बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 12 दिन का समय लग रहा है। और जब इस 24 यूनिट काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 6 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 3 यूनिट काम कर सकते हैं। बी प्लस सी 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे
4 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए हमें जो है ए प्लस बी का इफिशियंसी पता चल गया, बी प्लस सी का इफिशियंसी पता चल गया और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी पता चल गया। तो हम यहां से तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले ए का इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए अगर हम बी प्लस सी के इफिशियंसी को अगर ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से माइनस करेंगे तो हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। उसके बाद हम बी का इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी है 3 यूनिट और ए का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है और बी का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट, यानी यहां से सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सी का इफिशियंसी हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि ए और सी अगर मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी ए प्लस सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का इफिशियंसी हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए 3 यूनिट इफिशियंसी के साथ ए प्लस सी अगर 3 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 24 यूनिट काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। हम इस 24 में अगर 3 से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा समय क्या हो जाएगा, 8 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 दिन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि मोहन अपने पिता की आधी आयु का है, यानी हम यहां से वर्तमान का मोहन और उसके पिता के आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहां से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं उसके पिता और मोहन के आयु का। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु 2 यूनिट है तो मोहन की आयु कितना होगा, इसका आधा यानी 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था, यानी हम यहां से 15 वर्ष पहले का हम रेशियो निकाल सकते हैं। 15 वर्ष पहले का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 15 वर्ष पहले पिता की आयु अगर 3 यूनिट होगी तो मोहन की आयु कितना होगी, इसका 1/3 यानी 1 यूनिट होगी। अब देखिए हम यहाँ आयु के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर निकल के आता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 15 वर्ष पहले होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु 2 यूनिट है तो मोहन की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ आयु का अंतर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ आयु का अंतर निकल के आ जाएगा 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 15 वर्ष पहले पिता की आयु 3 यूनिट है तो मोहन की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ आयु का अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 2 यूनिट। अब देखिए अंतर हमारा बराबर निकल के नहीं आया तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। तो देखिए अगर हम इस रेशियो में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। और हम इस रेशियो में अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ गया। हम यहां अंतर देखेंगे तो यहां अंतर क्या है, 2 यूनिट, और यहां भी अंतर क्या है, 2 यूनिट। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 4 यूनिट है, वर्तमान में पिता की आयु अगर 4 यूनिट है तो 15 वर्ष पहले कितना है, 3 यूनिट, यानी आयु में कितना का कमी हुआ, 15 वर्ष पहले जा रहे हैं तो आयु में कितना का कमी हुआ, 1 यूनिट का कमी हुआ। अब देखिए वर्तमान में मोहन की आयु अगर 2 यूनिट है तो 15 वर्ष पहले कितना है, 15 वर्ष पहले कितना है, 1 यूनिट, यानी वर्तमान से 15 वर्ष पहले जा रहे हैं तो मोहन की आयु में कितना का कमी हो रहा है, 1 यूनिट का कमी हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ कितना कमी कर रहे हैं, वर्तमान से 15 वर्ष पहले जा रहे हैं, यानी वर्ष में हम 15 वर्ष का कमी कर रहे हैं, वर्ष में हम 15 वर्ष का कमी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 15 वर्ष, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 15 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। तो हम यहां से सबसे पहले वर्तमान में मोहन कितने वर्ष का होगा हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्तमान में मोहन की आयु कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 15 वर्ष है, तो हम यहां से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, यानी वर्तमान में मोहन क्या हो जाएगा, वर्तमान में मोहन की आयु क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या हो जाएगा,
35 वर्ष, हम इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 35 वर्ष निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 35 वर्ष निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है। भिन्न का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? भिन्न का मान निकालना है। तो हम यहाँ भिन्न को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा वास्तविक भिन्न है x/y है। हमने मान लिया कि जो हमारा वास्तविक भिन्न है x/y है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा y/x। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? y/x। अब देखिए गलती से अगर व्युत्क्रम टाइप हो रहा है तो भिन्न के मान में 175/4% की कमी हो रही है। तो हम यहां से 175/4% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7/16। अब देखिए अगर इसका व्युत्क्रम अगर गलती से टाइप हो रहा है तो भिन्न के मान में 7/16 की कमी हो रही है। यानी हम यहां से अगर वास्तविक भिन्न का 9/16 निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा? व्युत्क्रम के बराबर होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x/y का 9/16 ये किसके बराबर हो जाएगा? y/x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x² इक्वल टू, हम यहां से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से x/y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4/3। यानी यहां से हमारा वास्तविक भिन्न क्या निकल के आ गया? 4/3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 4/3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। उसके कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बना था? तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि विकेट के बीच दौड़कर वह कितना रन लिया था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल रन क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में टोटल रन दिया हुआ है 110, जिसमें से 3 चौका और 8 जो है छक्का शामिल है। तो देखिए हम यहां से अगर 110 में से माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? विकेट के बीच दौड़ कर लिया गया रन निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 110 माइनस, हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और हम यहां अगर गुना करेंगे 8 में 6 से तो ये क्या हो जाएगा? 48 में अगर 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर 110 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी विकेट के बीच दौड़कर कितना रन लिया होगा? 50। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत, यानी विकेट के बीच 50 रन ले रहा है और टोटल जो है रन कितना है? 110 गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 500/11%। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं अगर हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से 4 बार में जाएगा, 11 से 4 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 60 जो 11 से 5 बार में जाएगा, 5/11। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? 45 सही 5/11%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 45 सही 5/11% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो उस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? हमें क्या निकालना? मैदान की चौड़ाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो हम यहां से चौड़ाई और लंबाई का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहां से चौड़ाई और लंबाई का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि उस मैदान की चौड़ाई 20 यूनिट है। तो लंबाई क्या हो जाएगा? 20 पे 3 ज्यादा, यानी लंबाई हो जाएगा 23 यूनिट। अब देखिए चौड़ाई कितना है? 20 यूनिट और लंबाई कितना है? 23 यूनिट। तो हम यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम यहां लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, यानी 20 में अगर हम 23 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 460 यूनिट निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया? 460 यूनिट निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में भी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 460 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी 460 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है?
460 मीटर के बराबर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, चौड़ाई, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1 मीटर है, तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 मीटर, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो जाएगा, 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 23 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा था, चौड़ाई, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया सप्ताह के प्रथम 4 दिन के तापमान की औसत 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंतिम 4 दिन की औसत 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, गुरुवार का तापमान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पूरे सप्ताह का हमें औसत तापमान दिया है, यानी पूरे 7 दिन का हमें औसत क्या दिया है, हमें औसत दिया हुआ है 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 4 दिन का हमें औसत दिया है, प्रथम 4 दिन का हमें औसत कितना दिया है, 38.6 डिग्री, और अंतिम 4 दिन का हमें औसत दिया है, अंतिम 4 दिन का हमें औसत कितना दिया, 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछ क्या रहा है, गुरुवार का तापमान। तो देखिए गुरुवार सप्ताह का चौथा दिन होगा। अब देखिए हमें 7 दिन का औसत दिया है, प्रथम हमें 4 दिन का औसत दिया है और अंतिम 4 दिन का औसत दिया है, तो हम यहाँ से चौथा दिन का तापमान निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 दिन का औसत तापमान कितना है, 39.1 डिग्री। जब हम प्रथम 4 दिन का औसत निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारा औसत क्या निकल के रहा है, 38.6। तो देखिए यहाँ जो है औसत कितना कम निकल के आ रहा है, यहाँ औसत कितना कम निकल के आ रहा है, 0.5 कम निकल के आ रहा है। और यहाँ जो है दिन का संख्या कितना है, 4 है, हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए जब हम अंतिम 4 दिन का औसत निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारा औसत क्या निकल के आ रहा है, 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ औसत कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, यहाँ जो है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा निकल के आ रहा है। और यहाँ दिन का संख्या कितना है, 4, हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4.8 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 2.8। अब देखिए हम इसे अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा चौथा दिन का तापमान निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ हमारा माइनस का निकल के आता तो हम इसमें से अगर माइनस कर देते तो यहाँ से हमारा चौथा दिन का तापमान निकल के आ जाता। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे, यह हमारा प्लस का आया है तो हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 39.1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2.8। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गुरुवार का तापमान क्या होगा, गुरुवार का तापमान होगा 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 भागे, हम यहाँ भाग से पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी इस 2 से 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, भागे हम यहाँ भी भाग से पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3/4 भागे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4, ये भाग में है, हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, यहाँ है 3/4 और ये भाग में है, हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे माइनस करेंगे, हम इसे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा -7/4 और ये क्या भाग में है, अगर हम इसे गुना में चेंज करेंगे, तो देखिए हम इसमें अगर गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 और बट्टे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 8 ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी हम यहाँ से अगर गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा -14/15 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, -14/15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।